हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के नंबर 1 चैनल मिशन वनवे में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एनईपी 2020 के बारे में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कई दिनों से हम सोच रहे थे कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, क्योंकि इस टॉपिक से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आना है तो आना ही है। ठीक है, क्योंकि इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन आता है, एग्जाम में पूछता भी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पे जो है उल्लेख कीजिए या फिर इस पे जो है चर्चा कीजिए, क्योंकि ये नया शिक्षा नीति बनाया गया है, 2020 में लाए थे, इसलिए इन पे जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही है। और जो लोग बीएड से संबंधित पढ़ाई करते हैं वो जो है इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लें और इसको जो है शुरू से अंत तक देख लें, क्योंकि इससे जो है आप लोगों को एग्जाम में पूछता ही है और कई सारे क्वेश्चन जो है सीटेट में भी पूछा जाता है इससे संबंधित। तो सीटेट का भी जो है इससे जो है आप लोग का तैयारी हो जाएगा। जितने भी एनईपी 2020 से क्वेश्चन पूछते हैं, जो मेन पॉइंट होता है उसको भी हम लोग लिख के लाए हैं। ठीक है, यदि आप लोग एनईपी 2020 का जो दस्तावेज है, यदि आप गूगल से आप लोग या फिर इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो आप लोगों को 108 जो है पेज का पीडीएफ प्राप्त होगा, जो आप लोगों को पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है उतना, क्योंकि उसको जो है पढ़ेंगे तो उतना फिर जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम एक एक पॉइंट पे जो है एक निचोड़ करके लाए हैं इसका। ठीक है, और जो मेन हम लोग का जो एग्जाम में पूछता है, जो हम लोग को लिए ज़रूरी है, उसी को हम लिख के लाए हैं। ठीक है, और बहुत ही आसान भाषा में है और पॉइंट बाय पॉइंट लिख के लाए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग का आना ही है, जो टीचर से संबंधित पढ़ाई करते हैं और जो बीएड के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग बात करेंगे एनईपी 2020 के बारे में। और जो लोग बीएड से संबंधित आप लोग को नोट्स चाहिए तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को बीएड के प्रत्येक पेपर का जो है नोट्स प्राप्त होंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि हमारी भारतीय शिक्षा का जो इतिहास है वो भारतीय सभ्यता का ही इतिहास है। हम लोग जानते हैं जो हमारी शिक्षा जो है का प्रणाली जो वो क्या है, भारतीय इतिहास का ही शिक्षा है। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि भारत में गुरुकुल की प्रथा चली आ रही थी। पहले हम लोग जानते थे कि पहले जो है गुरुजी और शिष्य जो है एक परिवार में रहकर जो है शिक्षा दिया जाता था। ठीक है, जिसको हम लोग गुरुकुल कहते हैं, गुरु का परिवार कहते हैं। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में हम लोग गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के बारे में देखे थे। ठीक है, और जो लोग गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को नहीं जानते कि गुरु किस तरह से शिक्षा देते थे गुरुकुल में, उसका कार्यक्रम कैसा था, वहाँ पे कैसे रूल रेगुलेशन थे, नियम कैसे थे, विद्यार्थी को कैसे वहाँ पे रहना था, तो उन पे हम पिछला वीडियो बना चुके हैं गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पे। आप लोग वहाँ जाके जो है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन भारत में जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली चली आ रही थी, तो हमारे एक अंग्रेज विज्ञानी थे जिनका नाम था मैकाले। तो अंग्रेज मैकाले ने उन्होंने क्या किया, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का एक संक्रमण के कारण जो है अंग्रेजी शिक्षा लेके आया। जो भारत की जो प्राचीन शिक्षा थी उनका धीरे धीरे क्या हो गया, अंत हो गया। और भारत में प्राचीन शिक्षा व्यवस्था का भारत में क्या हो गया, अंत हो गया। और कई सारे गुरुकुल धीरे धीरे बंद हो गए और उनके स्थान पे जो है कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल जो है वो खोले गए, है ना। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि गुरुकुल का जो है मैकाले ने किस प्रकार जो है अंग्रेजी शिक्षा लाके जो है धीरे धीरे उनको क्या कर दिया, अंत कर दिया। ठीक है, लेकिन विदेशियों ने यहाँ जो आकर शिक्षा व्यवस्था को उस अनुपात में विकसित नहीं किया जिस अनुपात में विकसित होना चाहिए था। ठीक है, इसीलिए हम लोग देखें कि पहले जो है हमारा देश 1950 को यानी कि 1950 को जो है हमारा देश क्या किया था, आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो उस समय जो है हमारे देश में कई सारे विभिन्नताएं थी। तो शिक्षा की प्राप्ति के लिए समान अधिकार, उच्च नीच, अमीर गरीब, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी लोगों के लिए शिक्षा क्या करना था, अनिवार्य करना था। ठीक है, सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा जो अनिवार्य करना था। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा देना था, चाहे वो लड़का रहे या लड़की रहे, उन्हें विशिष्ट हो बालक हो, कोई भी बालक हो, उन्हें जो है शिक्षा देना अनिवार्य था। तो इसीलिए जो है शिक्षा आयोग, जिसको हम लोग कोठारी आयोग भी कहते हैं। ठीक है, तो कोठारी आयोग ने क्या किया कि कोठारी आयोग हम लोग जानते हैं कि कब आया है, कोठारी आयोग आया था 1968 में। ठीक है, 1968 में कोठारी आयोग लाया था, जिसके अध्यक्ष थे राधा कृष्णन आयोग, है ना, राधा कृष्णन जी थे। उन्होंने जो है एक दस्तावेज तैयार किया, जिस दस्तावेज में समानता का अधिकार, विज्ञान, त्रिभाषा सूत्र, इन सभी चीज़ों को रखा गया था। ठीक है, फिर उस दस्तावेज को जो है एक समिति का गठन होने के बाद उस दस्तावेज पर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। उसका रूपरेखा तैयार करने के बाद एक 1968 में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी पहला
1968 में जो है लाया गया था। 1968 में लाया गया था। सॉरी, कोठारी आयोग जो आया था वो आपका 1964 में आया था। ठीक है, तो हम लोग को याद रखना है सबसे पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आया था? 1968 में लाया गया था। उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो थे इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी के समक्ष जो है सबसे पहला NEP वो जो लाया गया था वो कब लाया गया था? 1968 में गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। ठीक है, अब उनकी हत्या होने के बाद 19 उसके बाद जो है NEP आया गया 1986 में, जो द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति था। ठीक है, और ये द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लाया था वो कौन लाया था? राजीव गांधी लाए थे। उससे हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में क्या किया? पुनर्विचार किया, पुनर्संगठित किया, उस पर जो है पुनः संशोधन किया। ठीक है, तो फिर से जो है संरचना शिक्षा की व्यवस्था में संरचना करने के बाद दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया था 1986 में। उसके बाद फिर 34 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद? 34 वर्ष के बाद तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया NEP, जिसका नाम है आपका 2020 में लाया था। और हम लोग जानते हैं कि ये जो लाया गया था वो था इसरो के पूर्व चीफ के कस्तूरी रंगन थे। ठीक है, जिन्होंने 29 जुलाई 2020 को जो है इस पे जो है क्या कर दिया? मंजूरी मिली थी, और ये जो है नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार हुआ। तो हम लोग देखें कि हमारे भारत में अब तक 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन चुकी है। एक बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, तो हम NEP 1968 पे वीडियो बना चुके हैं, यानी प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे वीडियो बना चुके हैं, और दूसरा वाला पे भी वीडियो बना चुके हैं 1986 पे, और तीसरा वाला जो बचा हुआ था नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पे। इसलिए आज हम लोग ये 2020 वाला जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति उस पर बात करेंगे। ठीक है, और ये जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, इसलिए हम लोग इसको क्या किए? 2 पार्ट में लेके आए हैं। एक पार्ट 1 में आधा देखेंगे, पार्ट 2 में आधा देखेंगे, क्योंकि इसमें जो मेन पॉइंट है उसको हमको लिखना है, उसको छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए इसको 2 पार्ट में देखेंगे। और आप लोग को भी शुरू से अंत तक देखना है। तो किस प्रकार हम लोग देखें कि शिक्षा का जो है किस प्रकार से परिवर्तन होते गया हमारे भारत देश में। पहले मैकाले द्वारा जो अंग्रेजी शिक्षा था, धीरे धीरे गुरुकुल की शिक्षा बंद हो गई, और धीरे धीरे पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल खुलते गए, और स्ट्रक्चर जो है बदलते गया। और ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाया गया, ये बाल केंद्रीय शिक्षा नीति है। इसमें जो है बिना बोझ के युक्त शिक्षा देनी है, बोझ ज़्यादा नहीं होना है बच्चों को, शिक्षा बोझ ज़्यादा नहीं देना। तकनीकी शिक्षा को जोड़ा गया है, बहुविकल्पीय विषयों को जोड़ा गया है। बहुत अच्छा ही ये शिक्षा नीति बनाया गया है, जो हमारे इसरो के चीफ थे, पूर्व चीफ, जो के कस्तूरी रंगन के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है। ठीक है, इस पे बारे में हम लोग बात करेंगे। और जो लोग 1968 और 1986 वाला नहीं देखे वो लोग भी उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, कि किस तरह से वहाँ उस समय का जो है शिक्षा व्यवस्था की संरचना क्या थी और अभी का संरचना क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 1 वाला वीडियो देखते हैं, फिर हम लोग इसके बाद पार्ट 2 का वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पे आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसका सबसे पहले रूपरेखा देखते हैं, कौन कौन सा पॉइंट है। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना देखेंगे। दूसरा नंबर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की क्या विशेषताएं थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांत क्या क्या थे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का पाठ्यक्रम संबंधी सुझाव क्या था। ठीक है, फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों संबंधी सुझाव, इन्होंने शिक्षकों पर भी क्या क्या सुझाव दिए, इनके बारे में बात करेंगे, और लास्ट में हम निष्कर्ष को देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। ठीक, आज़ादी के बाद भारतीय शिक्षा की रूपरेखा में परिवर्तन होते गए। हम लोग देखें कि जैसे जैसे आगे बढ़ते गया, आज़ादी के बाद जो है हमारे भारतीय शिक्षा की रूपरेखा में क्या होते गया? परिवर्तन होते गया। ठीक है, जहाँ प्रथम NEP 1968, फिर द्वितीय NEP 1986 और तृतीय शिक्षा नीति NEP 2020 लाया गया। NEP 2020 वैश्विक परिस्थितियों में तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन से शिक्षा के अनिवार्य रूप से समझा जा रहा है। मतलब ये NEP 2020 जो लाया गया है, ये वैश्विक परिस्थिति के कारण तीव्र गति से जो है परिवर्तन होने वाला एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। ठीक है, जहाँ शिक्षा में विषय वस्तु को बढ़ाने की जगह बच्चों के समस्या समाधान, मतलब जहाँ बच्चों को पढ़ाई से संबंधित बोझ नहीं देना है, उनको कई सारे किताब जो है नहीं देना है, या बहुत ज़्यादा टास्क दे दिए, होमवर्क दे दिए, तो ये विषय वस्तु को बढ़ाने की जगह उन्हें समस्या समाधान पर सोचना है, तार्किक सोच को विकसित करना है, रचनात्मक चिंतन, जिज्ञासा, खोज, अनुभव, संवाद आदि से जोड़े रखना है उनको। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का उनमें क्या करना, डेवलप करना होता है। ठीक है,
शिक्षण प्रक्रिया बाल केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया जो होनी चाहिए वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। पहले ज़माने में शिक्षा प्रक्रिया जो था वो विषय केंद्रित था, यानी कि बालकों का जो है विषय के अनुसार जो है उनको शिक्षा दी जाती थी। लेकिन अभी जो है बालकों को ध्यान में रखकर जो है शिक्षा दी जाती है। विभिन्न प्रकार के हमारे कक्षा में बालक होते हैं, तो बालकों की अपनी रुचि के अनुसार उन्हें शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो शिक्षण प्रक्रिया वो कैसी है, बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड जो है एजुकेशन है। ठीक है, ताकि शिक्षण प्रक्रिया लचीली, शिक्षण प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, कठोर नहीं होनी चाहिए। समग्रता सभी के लिए, रुचिपूर्ण होना चाहिए, बनकर बालकों के जीवन में सभी पक्षों और क्षमताओं का सर्वांगीण विकास हो सके। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के जो है NEP 2020 को बनाया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। ठीक है, इसकी समिति कस्तूरीरंगन समिति का नाम है, उनका जो समिति बनाया था उनका नाम क्या था, कस्तूरीरंगन समिति। ठीक है, अब समिति का गठन कब हुआ था, तो समिति का गठन हुआ था जून 2017 में किया गया था, जून 2017 में किया गया था, तथा मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले जो भी दस्तावेज तैयार होता है उसका प्रारूप को कैबिनेट में दिया जाता है। कैबिनेट में यदि मंजूरी मिल जाती है तो वो जो है आपका पारित हो जाता है। तो ये जो आपका समिति का जो गठन हुआ था 2017 में, और बनकर जो तैयार हो गया वो कैबिनेट में जो प्रस्तुत किया था वो मई 2019 में किया था। ठीक है, लेकिन अब जब मंजूरी मिला तो 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उन्हें क्या मिल गया, मंजूरी मिल गया, और के कस्तूरीरंगन जी ने ये जो है नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपने जो है देश में मंजूरी मिलने के बाद जो है लागू किया। ठीक है, तो ये जो बनाया गया था, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत ही गहन अध्ययन करके बनाया गया है, एक सभी बच्चों से जोड़ के बच्चों की रुचि को देखे कि बच्चे क्या चाहते हैं, कैसे उन्हें विद्यालय में जो है कंफर्टेबल महसूस होगा, है ना, प्राकृतिक वातावरण के साथ उन्हें जोड़ के जो है शिक्षा को रखना है। तो उसी पे जो है अध्ययन करके, अभिभावकों से जो है अध्ययन करके, टीचरों से अध्ययन करके जो है ये जो है शिक्षा नीति को बनाया गया था। ठीक है, तो ये जो है शिक्षा नीति बनाने में काफ़ी समय भी लग गया। ठीक है, 2-3 साल तो लग ही गया। 2017 में जो है तैयार किया गया था समिति, और 2020 में जो है लागू किया है, तो 2020 में तो 3 साल का समय लग ही गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। पहले जो शिक्षा का जो मंत्रालय था उसका नाम था मानव संसाधन शिक्षा मंत्रालय। पहले जो शिक्षा मंत्रालय का नाम था उसका नाम था MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय। यही जो है शिक्षा व्यवस्था का संचालित करते थे, देखते थे। लेकिन अब जो ये NEP 2020 का नाम में जो है शिक्षा संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर क्या बना दिया है, शिक्षा मंत्रालय यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया। ठीक है, तो इसका नाम भी जो है बदल दिया, इसका नाम पड़ गया शिक्षा मंत्रालय यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य क्या क्या थे, यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NEP 2020 के उद्देश्य क्या क्या थे। ठीक है, तो NEP 2020 के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। 1 नंबर, NEP 2020 का उद्देश्य था कि बालकों में कौशल एवं ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी, शैक्षिक क्षेत्र आदि कौशल का बच्चों को ज्ञान देना है। इन सभी चीज़ों का बच्चों में क्या देना है, ज्ञान देना है। इनका उद्देश्य था कि बालकों में कौशल, एक कोई स्किल, ज्ञान, है ना, विज्ञान, तकनीकी, शैक्षिक क्षेत्र आदि कौशलों का क्या करना है, उनको बच्चों को ज्ञान देना है। ठीक है, 2 नंबर, बालकों में रचनात्मक सोच, यानी कि बालकों में रचनात्मक सोच, यानी कि इसमें क्रिटिकल थिंकिंग, तार्किक थिंकिंग और नवाचार की भावना को क्या करना है, विकसित करना, नए नए चीज़ों को उनमें विकसित करना होता है। ठीक है, 3 नंबर उद्देश्य था NEP के तहत वर्ष 2030 में सकल नामांकन अनुपात GER ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब ये कहा है कि NEP 2020 जो है ये रखा गया कि विद्यालय में अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन हो, यानी 100% बच्चे का जो है इनमें क्या हो, नामांकन हो। इसके लिए जो है ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, जिसको हम लोग GER कहते हैं, ये कैसा रखा गया, 100% रखा गया है। ठीक है, 4 नंबर, केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में GDP यानी कि ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। पहले जो है ये आपका 2% था, फिर जो है बाद में 4% हुआ, फिर इसको बढ़ा 2.5% हुआ, फिर बाद में बढ़ाकर जो है इसको अभी शिक्षा पे कितना कर दिया, 6% का जो है GDP जो है कर दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है 5वां नंबर उद्देश्य है दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने की तथा
बाध्यताओं को दूर करने के लिए तकनीकी का प्रयोग किया गया। जो बच्चे दिव्यांग होते हैं, है ना, जिनको कई सारे मतलब उनको जो है विकार होते हैं, जैसे किसी को बोलने संबंधी, किसी को सुनने संबंधी, जो है किसी को लिखने संबंधी होता है विकार, है ना। तो ये हम लोग अधिगम अशक्त में पढ़े हैं कि अधिगम अशक्त में कई सारी बीमारियाँ होती हैं, जैसे डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्लेक्सिया, ये सब बीमारियाँ होती है बच्चों में। तो इन सभी को जो है तकनीकी से जोड़ा गया। जैसे कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो देख नहीं सकते, तो उनको जो है ब्रेल लिपि के माध्यम से, जो है ब्रेल लिपि तकनीक के माध्यम से जो है उनको क्या करना है, शिक्षा देना है, ठीक है। या जो बच्चे जो है सुन नहीं सकते, तो उनको जो है हम लोग वीडियो चार्ट के माध्यम से जो है उसको दिखा के जो है उनको पढ़ाना है। तो यहाँ पे जो दिव्यांग छात्रों के लिए भी जो है तकनीकी शिक्षा का वहाँ पे प्रयोग किया गया, टेक्निकल शिक्षा का प्रयोग किया, ताकि उन्हें पढ़ाई से वंचित ना रह सके, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग के लिए एग्जाम में भी पूछता है, और आप लोग का जो सीटेट का तैयारी करते हैं तो उन लोग के लिए भी ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, और रामबाण इनवर्ट के जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट उन लोग के लिए होगा। समझ में आया, ठीक है। आगे 6 नंबर हम लोग देखते हैं उद्देश्य। भारत सरकार नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति फ्रेमवर्क तैयार की। हम लोग जानते हैं कि नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, ठीक है, जिसमें बाल्यावस्था, पूर्व देखभाल और शिक्षा को विद्यालय शिक्षक और प्रौढ़ शिक्षा को जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो है एक तैयार किया, जिसमें जो है हम लोग देखिए कि किस प्रकार से जो उन्होंने कि अपने इसमें जो है बाल्यावस्था और पूर्ण देखभाल की मदद से जो है उन्होंने विद्यालय और प्रौढ़ शिक्षा को भी जो है उन्होंने क्या कर दिया, जोड़ा गया। प्रौढ़ शिक्षा को भी उन्होंने जोड़ा गया। हम लोग जानते हैं प्रौढ़ शिक्षा क्या होती है। पूरे देश में जो है हमारे प्रौढ़ शिक्षा का जो होता है वो कार्यक्रम चलता है, जिसमें सभी व्यक्ति जो औद्योगिक कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो उद्योग में कार्य करते हैं, उनको भी जो है शिक्षा से वंचित ना रखा जाए, तो उन लोगों को भी जो है शिक्षा देना चाहिए। तो यही है प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम वैसे होते हैं जो व्यक्ति काम करते हैं, उद्योगों में या व्यवसाय में काम करते हैं, तो उनको भी जो है अपने आकाशवाणी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से भी शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी जो है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जोड़ा गया है, ठीक। नेक्स्ट उद्देश्य क्या है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर होगा, ठीक है। इसमें यह हुआ है कि यदि आप कोई उच्च विद्यालय में प्रवेश करना चाहते हैं या कोई भी संस्था में प्रवेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जो है आपको प्रवेश करना होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो मतलब डायरेक्ट एडमिशन हो जाता था, उसका जो है कहीं ना कहीं जो है जो गरीब छात्र होते थे, उनका जो है आर्थिक तंगी के कारण वो उनमें प्रवेश नहीं करने पाते थे उस संस्था में या उस विद्यालय में। तो ऐसे गरीब छात्र जो अपने मेहनत के बदौलत जो है ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम निकाल कर जो है उसमें प्रवेश कर लेगा, जिसमें समान अधिकार पे जो है क्या होगा, बल मिलेगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा इसमें अपॉर्चुनिटी है, ऑफर है कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जो है सभी विद्यार्थियों को जो है पढ़ने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा, या उस उच्च संस्था में पढ़ने का उन्हें मौका मिलेगा। तो आप लोगों को ये जो पॉइंट है ये आप लोग लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं आप लोग इन सभी पॉइंट को, क्योंकि ये सब पॉइंट ही आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 9 नंबर में हम लोग देखते हैं ई लर्निंग पर जोर दिया गया, ठीक है। ई लर्निंग का मतलब होता है शिक्षा व्यवस्था पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है शिक्षा से संबंधित जितने भी तकनीकी चीज़ें होती हैं उनको पे जो ज़्यादा जोर दिया। पाठ्य पुस्तकों को कम किया जाना चाहिए, है ना। मतलब बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा, है ना, टेक्नोलॉजी वाला शिक्षा पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। उसी को हम लोग ई लर्निंग शिक्षा कहते हैं। और पाठ्य पुस्तकों से को थोड़ा कम क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, जिसको हम लोग बिना बोझ की शिक्षा भी कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। क्योंकि ये बात ये जो है NCF 2005 में कही गई है। किसमें, NCF 2005 में कही गई है। NCF का पूरा नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, ठीक है। ये 2005 में आया था और इसकी बात कही गई थी कि शिक्षा बिना बोझ के होना चाहिए, एजुकेशन विदाउट बर्डन, इसकी जो है बात कही गई थी, ठीक है। तो ये हम लोग देखें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या क्या उद्देश्य थे। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विशेषताएं, इनकी क्या क्या विशेषताएं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। 1 नंबर विशेषता यह है कि वर्तमान शिक्षा नीति को बदलकर 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 के पैटर्न के अपनाते हुए विद्यालयी शिक्षा 15 साल कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि हम लोग ये समझेंगे कि इसमें जो है ना
क्या होता है कि बच्चों को 3 साल से लेकर 18 साल तक इनमें शिक्षा लेना पड़ता है। 3 साल से, जैसे ही बच्चे 3 साल के होंगे तो उन्हें जो है आंगनबाड़ी में एडमिशन लेना है, जहाँ पे उसको 5 साल तक पढ़ना है, क्योंकि आंगनबाड़ी में है ना 3 साल रहना है, फिर 1 और 2 तो 5 साल यहाँ हो गया, फिर उसके बाद 3 साल, 3, 4, 5, ठीक है, वहाँ रहना है, फिर 6, 7, 8 फिर 3 रहना है, और 9, 10, 11, 12 आपको 4 साल ये रहना है, ठीक है। तो ये जो है विद्यालय की शिक्षा मतलब संरचना है, जो बालकों का 15 साल तक चलेगा। 5, 3, 8, 8 और 3 हो गया 11, 11 और 4 15 साल तक का जो है शिक्षा व्यवस्था चलेगा, ठीक है। ये 5+3+3 संरचना, 5+3+3+4 संरचना जो है, विद्यालय संरचना जो है, इसको हम और जो है आगे पार्ट 2 वाला वीडियो में बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे कि 5 में किन किन बच्चों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, 3 में क्या पढ़ना होगा 3 साल में, फिर वहाँ पे 3 कक्षा में क्या पढ़ना होगा, 4 वाला कक्षा में क्या पढ़ना होगा, इसको हम और देखेंगे। और बच्चों को लेकिन 3 से 18 साल तक की उम्र तक का जो है ये शिक्षा व्यवस्था देना है, ठीक है। चलिए, दूसरा नंबर विशेषता है NEP 2020 में समान व समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में जेंडर एजुकेशन को शामिल किया गया। देखिए, ये था कि पहले जो जेंडर वाइज से संबंधित है ना शिक्षा होता था कि जो महिलाएं होती थी या जो बालिका होती थी, जो लड़की होती थी, उन्हें जो है घरों के कामों में बिजी कर देते थे, उन्हें शिक्षा से कहीं ना कहीं दूर रखता था, ठीक है। लेकिन नया शिक्षा नीति जो लाया गया, वहाँ पे बालिकाओं को या महिलाओं को जो है, लड़कियों को जो है शिक्षा मतलब उसी तरह से देना है जितना लड़कों को या बालकों को दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लैंगिक वादिता को भी क्या किया गया, ख़त्म किया गया है। और देश में जो है हमारे लड़कियों को भी जो है शिक्षा में क्या किया गया, उन्हें भी प्रोत्साहित कर रहा है और आगे बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं, इस नीति में बच्चों को पढ़ाई में विभिन्न प्रकार के विकल्प दिए जाएंगे, 10वीं की कक्षा में अन्य विकल्प को रखा जाएगा। देखिए, यहाँ पे ये कहा गया है, इनकी ये विशेषता है, और इसको हम लोग और भी आगे देखेंगे पार्ट 2 वाला वीडियो में। ये कहा गया कि 10वीं में हम लोग, जैसे जब हम लोग 10वीं पास करते थे तो 10वीं में क्या था कि उसमें जो है फिक्स सब्जेक्ट था कि आप लोगों को मैथ पढ़ना है, ठीक है, साइंस पढ़ना है, सोशल साइंस पढ़ना है, ठीक है, हिंदी पढ़ना है, या फिर संस्कृत पढ़ना है, या फिर उर्दू पढ़ना है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को जो है फिक्स रखा गया था, इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि इस नीति में बच्चों के पढ़ाई के विभिन्न प्रकार के विकल्प दिए गए हैं। अब बच्चे जो है जो विषय को अपने रुचि के अनुसार पढ़ना चाहेंगे उनको वो पढ़ सकेगा, ठीक है। 10वीं की कक्षा में अन्य विकल्प को रखा गया है। 10वीं की कक्षा में कई सारे विकल्प रखेंगे। बच्चे मैट्रिक का एग्जाम देने के बाद जो है उन्हें जो है जो सब्जेक्ट में रुचि है वही सब्जेक्ट वो ले सकते हैं। जैसे हम लोग में क्या था कि अगर आप साइंस लिए हैं तो साइंस में आपको मैथ पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है और केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ना है। या फिर आप लोगों को यदि आप बायोलॉजी लिए हैं तो बायोलॉजी में आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है और बायोलॉजी पढ़ना है, लेकिन मैथ नहीं पढ़ सकते इसमें, ठीक है। या फिर जो बच्चे आर्ट्स लेते थे तो उनमें क्या था कि वो लोग मैथ नहीं पढ़ सकते थे, या बायोलॉजी नहीं पढ़ सकते थे, साइंस नहीं पढ़ सकते थे। तो कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे जो है ना साइंस वाले क्षेत्र से या फिर इससे जो है थोड़ा क्या हो जाते, कमज़ोर हो जाते थे। या फिर साइंस वाले जो बच्चे थे वो कहीं ना कहीं उन्हें सोशल साइंस से संबंधित जानकारी नहीं होता था। तो यहाँ पे जो ऐसा नहीं है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनाया गया है 2020, इसमें जो है सभी विषयों को रखा गया और बच्चे अपने इच्छा के अनुसार जो है जिन विषय को पढ़ना चाहेगा वो पढ़ सकता है। जैसे कोई बच्चा है अगर वो बायोलॉजी रखता है तो वो ज्योग्राफी पढ़ सकता है, सिविक्स पढ़ सकता है, मैथ पढ़ सकता है और भी इंग्लिश पढ़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोई इसमें पाबंदी नहीं है, बच्चे जो अपनी इच्छा के अनुसार, रुचि के अनुसार जो है विषयों का चयन करके जो है अपना पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इसकी अच्छी विशेषता है। 4 नंबर में क्या है कि NEP 2020 में बच्चों का शैक्षिक प्रक्रिया उनके क्षेत्र में मातृभाषा में दिया जाएगा। ये कहा गया कि जो बच्चे जो है सबसे पहले तो उन्हें बालिका में यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ाया जाएगा 5 साल तक, ठीक है। उसके बाद जो है फिर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाया जाएगा 2, 3, 4 और 5 तक, ठीक है, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, ठीक है। तो वहाँ तक पढ़ाया और उस समय तक बच्चों को जो पढ़ाया जाएगा वो कैसे बनाया जाएगा, उस क्षेत्र की अपनी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। इससे क्या होगा, बच्चे जो है अपनी मातृभाषा में जल्दी सीख जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें जो है अपनी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग याद रखेंगे, मातृभाषा में बच्चों को क्या देना है, सबसे पहले शिक्षा देनी होती है, ठीक। 5वां नंबर, विद्यालय में तकनीकियों को जोड़कर अधिक से अधिक डिजिटल बनाया जाएगा। ये कहा गया है NEP 2020 में कि विद्यालय में जो शिक्षा व्यवस्था दी जाएगी वो तकनीकी के माध्यम से ज़्यादा जाएगा, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी, ताकि बच्चे जो है का श्रवण के साथ साथ जो है उसे दृश्य सामग्री भी प्राप्त हो सके, बच्चे देख और सुन भी सकते हैं, ठीक है। और प्रायोगिक शिक्षा पे भी ज़्यादा इन्होंने बल दिया है।
6 नंबर विशेषता क्या है कि विद्यालय का सकल अनुपात GPD बढ़ाने के लिए दूरस्थ व मुक्त शिक्षा का विस्तार किया गया। ठीक है, मतलब अधिक से अधिक बच्चे अपना नामांकन दे सके, अपने शिक्षा में योगदान दे सके, इसके लिए डिस्टेंस एजुकेशन और ओपन एजुकेशन, ठीक है, ये कई सारे खोले गए हैं, तो इन पे भी जो है अपना विस्तार किया गया। ठीक है, ताकि बच्चे नामांकन लेकर अपना पढ़ाई कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है 7वां नंबर पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अध्यापक जब मूल्यांकन मानदंड को योगात्मक मूल्यांकन समेटिव असेसमेंट SA है ना, SA से रचनात्मक मूल्यांकन यानी FA में बदला जाएगा तथा सतत व्यापक मूल्यांकन पर बल दिया जाएगा। आइए इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए एक होता है SA और एक होता है FA। ठीक है, इस पर हम वीडियो बनाए भी चुके हैं, आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं और हम समझा देते हैं। SA का मतलब होता है सबमेटिव असेसमेंट और FA का मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। जिसको सबमेटिव असेसमेंट को हम लोग बोलते हैं योगात्मक आकलन और फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम लोग बोलते हैं रचनात्मक आकलन। ठीक है, तो योगात्मक आकलन जो होता है, आकलन का मतलब होता है बच्चों के का निरीक्षण करना। तो योगात्मक आकलन जो होता है वो साल के अंत में जो लेते हैं हम लोग परीक्षा, या बच्चों का जो हम लोग जो तैयार करते हैं लास्ट में जो तैयार करते हैं, जो परीक्षा लेते हैं, वही क्या कहलाता है, योगात्मक आकलन कहलाता है। ठीक है, लेकिन जब कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, कक्षा में जब क्लास चल रहा है तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जब अध्यापक साप्ताहिक या फिर 6 माही या फिर वीकली जब परीक्षा लेते हैं, ठीक है, या फिर शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो क्वेश्चन पूछते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं रचनात्मक आकलन। तो आप लोग बताइए कि कौन सा आकलन अच्छा है, रचनात्मक आकलन अच्छा है कि योगात्मक आकलन अच्छा है? तो ये जो है रचनात्मक आकलन अच्छा है, क्योंकि आपको जब कोई भी समस्या होगा तो उसी समय अध्यापक उनका समाधान कर लेंगे, जबकि योगात्मक आकलन जो साल के अंत में होता है वो आपका जो है पूरा फिक्स हो जाता है। एक बार जो कॉपी जांच हो गया तो मार्क्स बैठ जाता है, तो उसमें कोई प्रकार का जो है संशोधन नहीं होता है, ना ही इसमें जो है किसी प्रकार की फीडबैक दी जाती है। तो अध्यापक का जो मूल्यांकन होना चाहिए वो SA ना हो के क्या होना चाहिए, FA होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, FA यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए। ये आपका सीटेट का एग्जाम में भी बहुत बार पूछता है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी होना चाहिए, तो मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, रचनात्मक होनी चाहिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, और CCE का मतलब होता है कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव एजुकेशन। ठीक है, सतत वो व्यापक मूल्यांकन CCE। ठीक है, इस पे भी हम वीडियो बना चुके हैं CCE पे, आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं। CCE क्या होता है कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो अध्यापक बच्चों का जो है जांच करते हैं या फिर रेटिंग करते हैं, है ना, या फिर उनका जो है क्या बोलता है उसको, ग्रेडिंग प्रणाली जो नियम का प्रयोग करते हैं, तो चेकलिस्ट बनाते हैं, वही है आपका CCE। बच्चों का शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो है आपका रचनात्मक आकलन जो करता है उसी को हम लोग CCE करते हैं, और CCE का प्रयोग हमारे देश में होना चाहिए। ठीक है, इसके द्वारा बालकों का क्या कहता है उसको, बालकों के शैक्षिक और सहशैक्षिक, शैक्षिक का मतलब होता है जो स्कूल के अंदर में जो कार्यक्रम होते हैं उसको शैक्षिक होते हैं, शैक्षिक विकास, और सहशैक्षिक का मतलब होता है स्कूल के बाहर में जो बालकों का विकास, यानी खेलकूद हो गया, प्राकृतिक विकास, इन सभी चीज़ों का भी विकास होता है। तो शैक्षिक और सहशैक्षिक गतिविधि का भी विकास होता है। तो CCE का हमारे जो है देश में जो है इनका लागू होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इन पे भी जो है NEP 2020 बल देता है। ठीक, आइए अब हम लोग देखते हैं NEP 2020 के सिद्धांत। ठीक है, तो इसकी ये जो है लास्ट जो है टॉपिक है, ये पॉइंट है, इसके बाद जो है फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 वाला वीडियो देखेंगे। NEP 2020 के मूलभूत सिद्धांत निम्न है जो शिक्षा प्रणाली और व्यक्ति और संसाधन का मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है, 1 नंबर लचीलापन, 1 नंबर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो होना चाहिए वो लचीला होना चाहिए। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। विद्यालय में पाठ्यक्रम सिलेबस लचीलापन होना चाहिए। विद्यालय का जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो सिलेबस होना चाहिए, आसान भाषा में होना चाहिए। जैसे हम आसान भाषा में जो है नोट्स को बनाते हैं तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है और बहुत अच्छा आप लोगों का फीडबैक मिलता है, तो हमें भी जो है प्रोत्साहित मिलते हैं कि आपको भी वीडियो बनाने में मन लगता है। ठीक है, तो आप लोग जो है का जो ये पाठ्यक्रम है ये लचीला होना चाहिए। NEP 2020 होता है, बल देता है कि बच्चों को जो है बहुत ही आसान भाषा में समझाएं तो वो जल्दी सीख जाते हैं। तो पाठ्यक्रम जो है लचीला होना चाहिए। हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय जो है बहुत ही कठोर भाषा में बनाया जाता था, बस पढ़ना है, रीडिंग करना है, समझे ना समझे लेकिन रीडिंग करते जाना है। ठीक है, लेकिन अभी का जो पाठ्यक्रम बनना चाहिए वो लचीलापन बनना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी बनना चाहिए। ठीक है, जिसमें बच्चे जल्दी सीखते हैं, पाठ्यक्रम आसान भाषा में होनी चाहिए, उसका लैंग्वेज जो होना चाहिए वो ईजी लैंग्वेज होना चाहिए। ठीक है, दूसरा नंबर में है सिद्धांत कि
विशिष्ट क्षमताओं की पहचान, बालकों की विशिष्ट क्षमताओं की पहचान, स्वीकृति, पहचान, प्रयास। ठीक है, प्रत्येक बालक की अपनी विशिष्ट क्षमताओं की पहचान करनी है, स्वीकृति करनी है, पहचान तथा प्रयास को समझना चाहिए, जिससे अध्यापकों और अभिभावक का सहयोग होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि बालकों का अपनी अलग अलग क्या होती है, क्षमताएं होती है। सभी बालकों में कुछ ना कुछ विशिष्ट क्षमताएं होती है, जिन्हें अध्यापकों को और अभिभावकों को उनकी विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए उसी क्षेत्र में, कि जिस क्षेत्र में उन्हें किसी के प्रति वो रुचि रखते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के प्रति वो उनको क्या करना चाहिए, अभिभावकों को सहयोग करना चाहिए, अध्यापकों को सहयोग करना चाहिए। ठीक है, तीसरा है बहुविषयक दुनिया। बालकों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, खेल आदि विषयों का समग्र शिक्षा का विकास करना चाहिए। ये भी सिद्धांत में रखा गया कि कई सारे जो विषयों को कहा गया, जैसे खेल हो गया, कला हो गया, है ना, विषयों को समग्र शिक्षा में जोड़ना चाहिए। ठीक है, चौथा नंबर सिद्धांत है अवधारणा, आलोचनात्मक, रचनात्मक पर जोर। कंसेप्चुअल, क्रिटिकल, क्रिएटिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अवधारणात्मक, आलोचनात्मक और रचनात्मक, ये तीनों का तीनों पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में ये तीनों वर्ड अगर आ जाए तो समझ जाना कि ये पॉजिटिव वर्ड है, आपको जो है टिक मारना है। ठीक है, तो अवधारणात्मक, कॉन्सेप्चुअल, क्रिटिकल, आलोचनात्मक और रचनात्मक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्रिएटिविटी। ठीक है, तो ये सभी बालकों में होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों को ना ही रटन पद्धति और ना ही केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई करना, मतलब ये कहा गया कि बच्चों को जो है ना ही उनको रटाना है, आपको किसी भी विषय को ना ही रटाना है पद्धति पर, और ना ही उन्हें केवल परीक्षा के लिए पढ़ाना है, परीक्षा के लिए, बल्कि बच्चों को कॉन्सेप्चुअल, क्रिटिकल और क्रिएटिविटी पर बल देना है। बालकों को अवधारणात्मक, आलोचनात्मक और रचनात्मक पर बल देना है। ठीक है, बच्चों को रटाना नहीं है, ना ही परीक्षा के लिए उनको पढ़ाना है। ठीक है, तो केवल परीक्षा के लिए नहीं पढ़ाना, उनको जो है इन सभी चीज़ों का विकास कराना है। ठीक, पाँचवां नंबर सिद्धांत है समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट। समग्र विकास में कहता है बालकों में CAP को याद रखेंगे, कॉग्निटिव एफेक्टिव साइकोमोटर। CAP का पूरा नाम हुआ, C से होगा कॉग्निटिव, A से होगा एफेक्टिव, P से होगा साइकोमोटर। संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक का विकास करना। संज्ञानात्मक का मतलब मानसिक से, है ना, और भावात्मक का मतलब हार्ट से, और क्रियात्मक का मतलब हैंड से, मांसपेशियों से। तो याद रखेंगे 3H जो शिक्षा दी थी वो दिया था गांधी जी ने। H का मतलब हुआ हेड, H का मतलब हुआ हार्ट, और इस H का मतलब हुआ आपका हैंड, यानी कि मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और क्रियात्मक विकास, तीनों पे जो है बल देना बालकों का। ठीक है, तो समग्र विकास यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट पे भी इन्होंने बात की है। ठीक, नेक्स्ट है 6 नंबर में परख। ये परख जो है एक प्रोग्रेस था, इस पे जो है बात करना है। परख क्या होता है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये जो सीटेट के एग्जाम में एक बार इसका पूरा फुल फॉर्म पूछ चुका था परख का। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन के लिए परख नामक एक नए नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की गई, जब बालकों का होलिस्टिक डेवलपमेंट किसी तरह का जो है अगर कोई दिक्कत है तो वह बच्चों जो है उस सेंटर पे जाके जो अपना समस्या बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परख पे जो है NEP 2020 जोड़ दिया है। ठीक है, 7 नंबर में है स्वायत्तता, सुशासन और सशक्तिकरण। ठीक है, इस पे बारे में बात करते हैं। शैक्षिक प्रणाली में अखंडता, पारदर्शिता, सार्वजनिक प्रकटीकरण, आउट ऑफ द बॉक्स विचारों पर प्रोत्साहन करना है। देखिए यहाँ पे क्या क्या है कि बालकों को हमेशा क्या करना है, सार्वजनिक देना है, पारदर्शिता देना, अखंडता पे जोर देना है, और उन्हें जो है उनका मानसिक विकास जो होना चाहिए वो विस्तार रूप से होना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स, विस्तार रूप से होना चाहिए, बक्से के अंदर नहीं होना चाहिए। तो आउट ऑफ द बॉक्स के रूप में होना चाहिए उनका मानसिक विकास। ठीक है, तो उन पर बालक जो है जल्दी सीखते हैं। 8 नंबर में हम लोग बात करते हैं बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअल। बहुभाषिकता क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। हम लोग जानते हैं कि कोई भी कक्षा में, है ना, कई सारे अलग अलग तरह के विद्यार्थी आते हैं और सभी की अलग अलग भाषा होती है। तो उस परिस्थिति में अध्यापक का क्या जिम्मेदारी होता है, तो उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहली बात, बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में देखना है। एक किसके रूप में देखना है, एक संसाधन के रूप में देखना है, एक रिसोर्समेंट की तरह आपको देखना है। ठीक है, बहुभाषिकता तथा विविधता को प्रोत्साहित देना है। आपको जो कक्षा में अलग अलग भाषा के जो बालक आएंगे तो आपको उनको क्या करना है, प्रोत्साहित करना, बालकों को प्रोत्साहित करना, कभी भी उन्हें हतोत्साहित नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि कक्षा में बहुभाषी होने पर उच्च संज्ञानात्मक लाभ होता है। इससे क्या होगा कि प्रत्येक बालक अगर एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे तो सभी अपनी अपनी भाषा का आदान प्रदान करेंगे, तो इससे बालकों का मानसिक विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक भारत श्रेष्ठ भारत पर नारा लगाया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत होनी चाहिए। NEP 2020 के अनुसार भारत सरकार की एक
भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थियों के अधिकांश रूप में प्रमुख भारतीय भाषाओं को उल्लेख एकता के बारे में जानेंगे। ठीक है, सभी बालक जो है अपनी जो है भारतीय भाषाओं के बारे में, एकता के बारे में समझेंगे, इसलिए एक भारत और श्रेष्ठ भारत जो है NEP 2020 में कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट है 10वां नंबर और लास्ट आपका पॉइंट है, सिद्धांत है, जिसका जो है आपका दिव्यांग के अधिकार है। दिव्यांग का अधिकार हम लोग जानते हैं, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 जो है ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाए थे। ठीक है, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 जो समावेशी शिक्षा पर जोर देती है, जो किस पर जोर देती है, समावेशी शिक्षा। तो आइए समावेशी शिक्षा पर थोड़ा सा समझते हैं, समावेशी शिक्षा क्या होता है। ठीक है, ऐसे समावेशी शिक्षा पर हम वीडियो बना चुके हैं, आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं ये समावेशी शिक्षा क्या होता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा एक वैसे शिक्षा प्रणाली को कहते हैं, एक वैसी शिक्षा व्यवस्था को कहते हैं जिसमें दिव्यांग बालक, जैसे कोई अंधा बालक हो जो जिसको शारीरिक रूप से कोई ग्रसित हो बालक, है ना, जिन्हें देखने संबंधी कोई समस्या हो, जिनको बोलने संबंधी, जिसको सुनने संबंधी कोई समस्या हो, तो इन सभी बालकों को सामान्य बालकों या प्रतिभाशाली बालकों के साथ जो है रहकर एक ही कक्षा में जब रहकर इन्हें शिक्षा दी जाती है, तो इस तरह की शिक्षा को हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं, जिनमें सभी बालकों को एक सामान्य कक्षा में रहकर उन्हें शिक्षा देने की को हम लोग समावेशी शिक्षा करते हैं। ठीक है, तो इन सभी बालकों के लिए दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के लिए समावेशी शिक्षा पर जोर दिया गया। किन शिक्षा पर? समावेशी शिक्षा पर जोर दिया गया, जिसमें दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ रहकर शिक्षा देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको, उनके अंदर में हीन भावना उत्पन्न नहीं होगा और वो सभी बच्चों के साथ, सामान्य बालकों के साथ रहकर भी वो सीख सकते हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए इमारती ढांचा होना चाहिए जो उन्हें चढ़ने में कोई परेशानी ना हो, है ना। तकनीकी शिक्षा का क्या होना चाहिए, उन्हें प्रयोग करना चाहिए। जो दिव्यांग बालक होते हैं उनके लिए तकनीकी शिक्षा जो है ब्रेल लिपि और कई सारे ऑडियो वीडियो के माध्यम से उन्हें दिखाना चाहिए, ताकि उन्हें जो है शिक्षा से वो वंचित ना रह सके। तो यहाँ तक हम लोग पार्ट 1 वीडियो में जो है नई NEP 2020 का जो है सिद्धांत तक देखें। इसके बाद हम लोग इसका पाठ्यक्रम संरचना देखेंगे, शिक्षकों के लिए क्या सुझाव दिया था, इनके बारे में हम लोग फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो है मेन पॉइंट सब था कुछ, इस पे जो है आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।